डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्रियात्मक प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 10, 11 तक कंप्लीट किया है। आज हम उदाहरण के एक प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण क्रमांक 9 में क्या लिखा है। अनिल तथा सुनील एक फर्म में 2:1 के अनुपात में क्रमशः 2 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये की पूंजी से साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न विवरण प्राप्त हुआ है। विवरण है यहाँ पर देखिए, 1 जुलाई 2017 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई 40,000 रुपये और 20,000 रुपये, मतलब अनिल ने 40,000 लाया और सुनील ने 20,000 रुपये लाया। ठीक है। पूंजी पर ब्याज दर, पूंजी पर ब्याज की दर जो दी है वो 6%, यहाँ पर भी 6%। वर्ष में किए गए आहरण, वर्ष में किए गए आहरण जो है दिया है 10,000 और सुनील का 5,000। वेतन दिया है 5,000 रुपये, अनिल का वेतन और सुनील का एक भी नहीं है, 0 है। और कमीशन 2,000 रुपये और 1,000 रुपये। वर्ष में लाभ का भाग 4,000 रुपये और 2,000 रुपये। आहरण पर ब्याज 200 रुपये और 100 रुपये। ठीक है। इसको लेकर के हमको क्या बनाना है, तो उक्त विवरण का लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में कीजिए। जबकि पहला में कंडीशन दिया कि पूंजी स्थिर हो और दूसरा में कंडीशन दिया है कि पूंजी परिवर्तनशील हो। जब हम स्थिर पूंजी खाता बनाएंगे, पूंजी स्थिर वाले पार्ट को देखेंगे तो इसमें हमको 2 प्रकार के खाते बनाने पड़ते हैं। पहला एक है साझेदारों का पूंजी खाता, एक दूसरा साझेदारों का चालू खाता। तो 2 प्रकार के खाते पहले बना करके देखेंगे। उसके बाद जब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर आएंगे तो हमको एक ही खाता बनाना है जो कि साझेदारों का पूंजी खाता रहेगा, जिसमें साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी और उसमें जो पूंजी पर ब्याज है, आहरण है, वेतन है, कमीशन, ये सारा चीज़ एक ही खाते में के अंतर्गत लिखा जाता है। जबकि स्थिर पूंजी पद्धति में क्या होता है कि हम साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी के लिए अलग से एक खाता बनाते हैं। उसके बाद जब हम जो पूंजी पर ब्याज है, आहरण है, वेतन है, कमीशन, इसके लिए अलग से एक खाता बनाया जाता है जिसे साझेदारों का चालू खाता कहते हैं। इसको पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देखिए। और आपको एक बार और फॉर्मेट बताता हूँ, ये देख लीजिए। ये है साझेदारों का स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या करेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, जिसमें साझेदार के द्वारा जो भी पूंजी लाई जाती है रकम, उस रकम को लिखते हैं। और अगर अतिरिक्त राशि लाता है पूंजी के रूप में तो उसको लिखा जाता है। ठीक है। बस दोनों को लिखा जाता है, मतलब पूंजी जो लाई है शुरू में और अतिरिक्त जो राशि लाई है उसको, दोनों को। और यहाँ पर देखिए ये चालू खाता है जिसमें हम पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि खाता और आहरण पर ब्याज, लाभ हानि खाता, मतलब लाभ हानि खाता का, लाभ हानि नियोजन खाता का जो हानि है उसको इधर लिखेंगे, लाभ हानि खाता का लाभ है उसको इधर लिखेंगे। ठीक है। तो इतना करना पड़ता है। अब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में हम जो है सभी चीज़ों को एक साथ मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे शेष लाया गया लिखा है तो इसमें पूंजी को भी लिखेंगे, साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी, अतिरिक्त पूंजी को भी जोड़कर लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि को सबको एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर आहरण पर ब्याज, ये सब तो एक समान ही रहेगा। बाकी यहाँ पे मेन क्या चीज़ है, तो मेन यही है कि इसमें साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी, अतिरिक्त पूंजी सबको जोड़ के लिखा जाता है। जबकि जो स्थायी पूंजी खाता पद्धति है उसमें अलग से एक खाता बनाया जाता है। ठीक। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम चलते हैं उदाहरण के प्रश्नों को, और उदाहरण के प्रश्न से ही समझेंगे पहले। तो यहाँ पर जो है सारा चीज़ तो दिया हुआ है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें पूंजी स्थिर हो उस स्थिति में। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब साझेदारों का पूंजी खाता। डेबिट और क्रेडिट पक्ष 2 पक्ष होते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे 2017 31 दिसंबर, यहाँ पे हमको शुरू में लेना है 2017 1 जनवरी बाई बैलेंस पीडी, मतलब शेष लाया गया 2 लाख रुपये और 1 लाख। ये कहाँ से आया, तो ये देखिए हमारा जो है 2 लाख रुपये, ये अनुपात में क्रमशः 2 लाख रुपये और पूंजी और 1 लाख रुपये, मतलब अनिल और सुनील की जो पूंजी है उसको हमने लिखा इसमें 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये। ठीक है। अनिल के में 2 लाख और सुनील के में 1 लाख रुपये। क्लियर हो गया होगा। अब
1 जुलाई को यहाँ पर लिखा है ना कि 1 जुलाई 2017 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई 40,000 20,000, उसी को हमने यहाँ पर लिखा बाई बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, ADD लिखा है मतलब एडिशनल कैपिटल मतलब पूंजी, अतिरिक्त पूंजी। अनिल का 40,000 रुपये और सुनील का 20,000 रुपये। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा हो गया 2,40,000 और इसका 1,20,000। इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इधर शेष ले जाया गया करके, तो शेष 31 दिसंबर 2017 को हमने क्या लिख दिया, बाई बैलेंस शीट मतलब शेष ले जाया गया। तो 2,40,000 इसी राशि को हम यहाँ पे लिख देंगे और 1,20,000 इस राशि को यहाँ पे लिख देंगे और इधर भी योग लगा देंगे। ठीक है, ये आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा 11वीं में, इसी ऐसी पद्धति से ही बनाते हैं हम खाता को। हो गया, ये हो गया क्या, कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता स्थायी पद्धति के अनुसार। एक है फिक्स्ड और इसमें हम चालू खाता भी बनाएंगे, साझेदारों का चालू खाता। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर से करेंट अकाउंट, इस करेंट अकाउंट में हम पूंजी के अतिरिक्त जो भी है उसको शामिल करेंगे। तो हम जैसे देखिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी पर ब्याज खाता को 13,200 6,600 इसको हमको गणना करना पड़ेगा। तो पूंजी पर ब्याज की गणना यहाँ पर देखिए, पूंजी पर ब्याज की गणना की है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, फिर आपको मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा उस क्रियात्मक प्रश्न से, उसमें भी आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन चीज़ों को हम हिंदी में बताएंगे उसको। और तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1 ईयर मतलब 1 साल के लिए जो पूंजी है, 1 साल के लिए पूंजी मतलब पहले जो लगा दिए हैं, जैसे 2 लाख रुपए है वो शुरू में ही लेके आया है, 2 लाख रुपए शुरू से है तो 2 लाख का पे 6/100 6%। यहाँ पे पूंजी पर ब्याज का उल्लेख किया है ना कि पूंजी पर ब्याज की दर कितना 6%। इसी 6% के हिसाब से हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो 6% हमको निकालना है किस पर, इस 2 लाख रुपये पर, 2 लाख पर और ये 1 लाख रुपये पर। ठीक है, इस पर पहले निकाल लेते हैं क्योंकि वर्ष मतलब शुरू में है, ये वर्ष के प्रारंभ में ही इसको लाया गया है। तो इसमें पूरा साल भर का ब्याज लगेगा। तो 2 लाख का 6% निकाले तो 12,000 और सुनील का निकाले तो 6,000। ठीक, अब जो अतिरिक्त जो पूंजी लाया जुलाई में, उस पर जो है अलग से हमको क्या करना पड़ेगा, ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर हाफ ईयर मतलब हाफ वर्ष के लिए, आधा साल के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 40,000 लेके आया कौन, अनिल। यहाँ से हमको पता चला वो, ये देखिए यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को 40,000 रुपये कौन लेके आया, अनिल लेके आया। 20,000 रुपये किसने लेके आया, तो 40,000 किसने लेके आया, अनिल ने, और 20,000 किसने लेके आया, सुनील ने। तो इस पे हमको क्या निकालना है, इस पे हमको क्या निकालना है, ब्याज की गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्याज की गणना यहाँ पे किया है। ये देखिए 40,000 का 6/100 गुणित 6/12 मतलब जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करना है हमको। ठीक है, 40,000 गुणित 6/100 गुणित 12। ठीक, इसको बटे को इसको नीचे में करेंगे तो 1200 गुणित 12 हो जाएगा, ऊपर में 6 गुणित 6 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 1200। उसी प्रकार सुनील का 20,000 गुणित 6 बटे कर देंगे 100 गुणित 12, तो हमारा कितना आ गया, 600 रुपये। तो इस प्रकार से ये जो है बनेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या करना है, जो 2 लाख की पूंजी है अनिल का, उसमें हम 12,000 रुपये हमको ब्याज, और जो 40,000 और एक्स्ट्रा लाया उस पर 1,200 रुपये। तो 12,000 और 1,200 को जोड़ दे तो 13,200 रुपये हो गया। उसी प्रकार सुनील का भी 6,000 रुपया जो पहले लेके आया है 1 लाख उस पर, और जो 20,000 बाद में लाया उस पर 600 रुपये। तो 6,600 मतलब टोटल कितना हो गया, 6,600 रुपया हो गया इसका। तो हम इसी को यहाँ पर लिख देंगे, पूंजी पर क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज खाता को करके लिख देंगे 13,200 और 6,600 रुपया। क्लियर है, इस टाइप से बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ये वाला 13,200 6,600 कैसे आया, तो ये कैलकुलेशन किए। पहले जो पूंजी लाया था उसका हम पूरा साल भर का हराम क्या निकाले, पूंजी पर ब्याज निकाले, और बाद में जो पूंजी लाया उसका 6 महीना का ब्याज निकाले। तो अनिल का जो पूंजी है उस पर हम अनिल का ब्याज को लिख दिए। जैसे ये अनिल का है तो ये अनिल का हिस्सा ये है, इसको यहाँ लिख दिया, और सुनील का हिस्सा यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। ये हो गया, पूंजी पर ब्याज की गणना ऐसे भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सैलरी वेतन। तो प्रश्न में दिया हुआ है क्या वेतन किसको मिला, तो वेतन जो है 5,000 रुपये अनिल को मिला, तो केवल अनिल को वेतन देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, अनिल
बाई सैलरी मतलब वेतन खाता को करके 5,000 रुपये, और कमीशन तो कमीशन दोनों का है तो 2,000 1,000 दोनों को लिख दिए। उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 और 2,000 ये दोनों का है, ये सब लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे वेतन का लिखा है 5,000, कमीशन का लिखा है 2,000 1,000, और वर्ष में लाभ का भाग 4,000 2,000। ये कहाँ से आया वर्ष में लाभ का भाग? ये लाभ हानि खाता से आया, लाभ हानि नियोजन खाता है ना, उसी से आया। यहाँ पर इस फॉर्मेट में दे दिया है ना, तो इन चीज़ों को समझना है। ये सब कहाँ जा रहा है? कमीशन, वेतन, वर्ष का लाभ, ये सब क्रेडिट पक्ष में जा रहा है। ठीक है, ये सब क्रेडिट पक्ष में जा रहा है। ठीक है, डेबिट पक्ष में क्या जाएगा? तो वर्ष में किए गए आहरण को लिखना है और आहरण पर ब्याज को लिखना है डेबिट पक्ष में। ठीक, इसको विशेष ध्यान रखना है, ये भी क्रेडिट पक्ष में जा रहा है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया हो, इतना चीज़ों को लिख दिया हमने। अब इधर जो है हम आहरण को लिखे 10,000 और 5,000, प्रश्न में ही दिया हुआ है आहरण। यहाँ पे देखिए आहरण 10,000 और 5,000 वर्ष में किए गए आहरण। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? आहरण पर ब्याज नीचे में दिया है 200 रुपये और 100, आहरण पर ब्याज 200 रुपये और 100 रुपये, तो इसको भी हमको लिखना है। तो यहाँ पर हमने उसको भी लिख दिया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स मतलब आहरण पर ब्याज खाता से करके 200 और 100 रुपया। बस इन सब को जो पॉइंट वहाँ पे दिया है उन सबको जो है, कुछ को विकलन पक्ष में, कुछ समाकलन, तो जो समाकलन में जाएगा उसको समाकलन में लिख दिए, जो विकलन में जाएगा उसको विकलन में लिख दिए। इस प्रकार से हमको करना है, ये चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम क्या करें, इस पक्ष का योग लगाए तो 24,200 और इधर का 9,600, लेकिन इधर का योग लगाए तो अनिल का 10,200 हो रहा है। तो ये 24,200 में 10,200 को घटा दिए तो कितना आ गया? 14,000 आ गया। उसी प्रकार इधर का योग लगाया सुनील का तो 5,100 कितना हो गया? 5100 रुपया। लेकिन इधर कितना हो रहा है? 9,600, तो 9,600 में 5100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्या है? शेष इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको लिख देना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेष ले जाया लेगा, शेष ले जाया गया 31 दिसंबर की ही डेट में रहेगा, शेष ले जाएगा करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये करेंट अकाउंट बनेगा। करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता, साझेदारों का चालू खाता। क्लियर? ये कौन सी विधि से? पहले विधि से। अब हम चलेंगे दूसरे विधि से। दूसरे विधि से हम क्या करेंगे? तो पहले और दूसरे को दोनों को मिक्स कर देंगे और ये विधि कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले ये जैसे ये जितना लिखे हैं उसको यहाँ पे दूसरा विधि में क्या है? दूसरा वेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग मतलब ये परिवर्तनशील विधि है। तो परिवर्तनशील विधि में क्या करते हैं? हम पूंजी को भी लिखते हैं और साथ में ये सब चीज़ों को जो अलग अलग हम बनाए ना, यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे ये बनाए तो इन दोनों को भी लिखेंगे और साथ में यहाँ पर जो चालू खाता का जो मद है इन सब को उतार देंगे। देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए बाई बैलेंस विधि 2 लाख 1 लाख और बाई बैंक अकाउंट 40,000 20,000, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से, देखिए ये दोनों से। ठीक है, इन दोनों को लिख दिए। और उसी प्रकार यहाँ पर ये जो ऊपर के चारों मदे हैं, 4-5 जो मदे हैं, उन 4-5 मदों के यहाँ पर देखिए क्रम से उतार दिए हैं। और इसका जब योग लगाएंगे तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें पूंजी भी शामिल है, इसलिए 2,64,200 हो गया। इधर का 1,29,600 और सेम प्रोसेस इसमें इधर का है, जैसे इसमें आहरण का और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग मतलब पूंजी पर ब्याज, तो इन दोनों को लिखना है हमको। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये देखिए आहरण का और आहरण पर ब्याज को, आहरण और आहरण पर ब्याज को। तो आहरण और आहरण को ब्याज पर लिखने के बाद क्या करेंगे? योग 10,200 और इधर 5,100, तो इधर 2,64,200 में 10,200 को माइनस किए तो 2,54,000 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है? 1,29,000, 1,29,000 में 5100 को माइनस करोगे तो 1,24,500 आएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। पहले वाले विधि को आप समझ गए होंगे कि पहले वाले विधि में क्या करता है कि साझेदारों के द्वारा जो लाया गया पूंजी है और अतिरिक्त पूंजी है उसको अलग से दर्शाते हैं, वो स्थिर रहता है। और जो पूंजी पर ब्याज है, सैलरी है, कमीशन है, आहरण है, इसको अलग से दर्शाया जाता है, एक अलग खाता बनाते हैं जिसको साझेदारों का चालू खाता कहते हैं। लेकिन हम जब परिवर्तनशील विधि में जाएंगे तो उसमें साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी, अतिरिक्त पूंजी और उसमें ब्याज, सैलरी, कमीशन, आहरण पर ब्याज, इस सब को एक ही खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। तो इसको बोलते हैं परिवर्तनशील खाता। ठीक है, क्यों इसको ऐसा परिवर्तनशील बोलते हैं? क्योंकि इसमें
परिवर्तन होते रहता है। साझेदारों को लाई गई पूंजी और उसमें जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि हमेशा ब्याज, सैलरी, कमीशन ये सब क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसके आधार पे ये परिवर्तन होते रहता है। जबकि इसमें जो स्थिर जो पूंजी खाता है उसमें क्या होता है, साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी हमेशा स्थिर ही रहती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे पूंजी स्थिर पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 है। इसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा, क्रियात्मक का क्वेश्चन नंबर 12 को हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, उदाहरण का क्वेश्चन को समझे। अब हम समझते हैं, एक सतत हवाई एक फर्म में 3:2 के अनुपात में क्रमशः 75,000 और 50,000 की पूंजी से साझेदार हैं, लिखा है। अब इसमें भी सेम है, उसी प्रकार से है कि 1 जुलाई 2021 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई, कितना, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज वार्षिक दर से 6%, वर्ष में किए गए आहरण 1,500 रुपये और 1,000। वेतन दिया है 1,000 रुपये, केवल X का Y का नहीं है। कमीशन दिया है दोनों का 500 और 350। वर्ष में हानि का भाग 3,000 और 2,000। हानि का भाग है तो इसको उस पक्ष में लिखना है आपको, है ना। आहरण पर ब्याज तो 90 रुपये और 60 रुपये। अब इसी को लेकर के हमको क्या बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। एक देखो यहाँ पे लिखे, उक्त विवरण का लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में कीजिए, जबकि पहला पूंजी स्थिर हो और दूसरा पूंजी परिवर्तनशील हो। तो इन दोनों को लेकर के हमको बनाना है। तो चलिए हम एक बार इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने स्थिर पूंजी के हिसाब से बनाया, तो आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, हम साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी को ही लिखते हैं। तो हम ये शेष लाया गया करके 75,000 और 50,000 लिख दिए। कहाँ से लिखे, ये हमारा जो है प्रश्न में दिया हुआ है 75,000 50,000, तो शेष लाया गया करके हमने लिख दिया कितना, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये लिख दिया। ठीक, अब साझेदार ने 1 जुलाई 2021 को अतिरिक्त पूंजी लाया है, देखिए कितना, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये। तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, बैंक खाता को करके लिख दिया कितना, 15,000 और 10,000 रुपये। इन दोनों को योग लगाए तो 90,000 हो गया, इसका योग लगाए तो 60,000 हो गया। इसी को हम इधर कैरी फॉरवर्ड कर दिए, शेष ले जाएगा करके 90,000 और 60,000, यहाँ पे योग लगा दिए। और इसी को आगे भी आप ऐसे ले जा सकते हैं। 2010 के बाद 2011 जनवरी 1 को शेष लाया गया 90,000 और 60,000। इसमें पूंजी क्या होती है, हमेशा स्थिर ही रहती है। देखिए यहाँ पर जैसे 90,000 आया, वो हम अगले साल भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 90,000 और 60,000 ही होगा। उसी प्रकार ये जो हमेशा स्थिर ही रहती है। ठीक, और हम इसके बाद हम इसका बनाएंगे चालू खाता। चालू खाता में हम जो है पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज, इस प्रकार से लिखते हैं। और देखिए अब हम इसको लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज वार्षिक दर से 6%। तो पूंजी पर ब्याज अगर निकालेंगे तो हमको इस अतिरिक्त पूंजी पर अलग निकालना पड़ेगा, और ये वाले पूंजी 75,000 50,000 पर अलग से, क्योंकि ये पूरा वर्ष भर का है और ये जो है 21 जुलाई 2021 को आया है। और जबकि हमारा जो ये चल रहा है वो 31 दिसंबर तक के लिए है, मतलब जुलाई से आया है, मतलब 6 महीने का इसमें निकालना पड़ेगा। 15,000 और 10,000 में 6 महीने का पूंजी पर ब्याज, और यहाँ पे साल भर का पूंजी पर ब्याज निकलेगा। तो पहले जैसे हमने उदाहरण में देखा वैसे ही सेम इसमें भी होगा। अब इसके कैलकुलेशन हमने यहाँ पर करके रखा है आपके सुविधा के लिए। तो ये देख लीजिए, पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज एक वर्ष के लिए 6% ब्याज दर से, तो 75,000 गुणी 6/100 कर दिए तो 4500 वाई का, 75,000 50,000 गुणी 6/100 किए तो 3,000। उसी प्रकार दूसरा पूंजी पर ब्याज की गणना अतिरिक्त पूंजी पर 1 जुलाई को लाई गई है, तो 1 जुलाई को लाई गई मतलब 6 माह का उसमें ब्याज लगेगा। तो 15,000 गुणी 6/100, 6% का 6/100 और 6/12 ये माह का, क्योंकि 6 महीने का इसलिए, तो ये 450 हो गया। उसी प्रकार वाई का भी 10,000 गुणी 6/100 गुणी 6/12 बराबर 300 रुपये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कुल पूंजी पर ब्याज, तो 100 का कुल पूंजी पर ब्याज हो गया 4500, ये जो पहले का था वो, और अभी जो लाया 450, वो दोनों को जोड़ दिए 4,950, और वाई का भी 3,000 पहले का और 300 रुपये अभी का, जो 6 महीने का है उसका। तो साल भर का 3,000 और 6 महीने का 300, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 3,300 रुपया। तो इस प्रकार से दोनों का पूंजी का गणना करना है हमको। ठीक, तो 4,950 और 3,300 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए पूंजी पर ब्याज 4,950 और 3,300 रुपया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको।
ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए वेतन खाता को। तो वेतन जो है प्रश्न में दिया हुआ है, वेतन किसको, केवल एक को 1000 रुपया। यहाँ पे प्रश्न में देखिए दिया है कि वेतन केवल एक को 1000 रुपया, उसी को हमने लिख दिया। अब आगे बढ़िए। कमीशन खाता को 500 और 350, यहाँ पर कमीशन 500 और 350 ये लिखा है, और ये कमीशन कहाँ जाएगा, इस पक्ष में जाता है, समाकलन पक्ष में। ठीक है, बस इतना ही करना है। और इधर जो है वर्ष में हानि का भाग, ये हानि हो गया। अगर लाभ का भाग रहता तो हम इस पक्ष में समाकलन पक्ष में लिखते हैं, लेकिन हानि है तो हमको इस पक्ष में लिखना है। देखिए लाभ हानि खाता से करके लिखे 300, 3000 और 2000। यहाँ पे 3000 और 2000 है, उसको लिखे। लेकिन इसके पहले हमको जानना है, ये वाला तो लिखा गया, ये भी लिखा गया, वर्ष में किया गया आहरण, आहरण को लिखेंगे 1500, 1000। तो यहाँ पर देखिए आहरण खाता से 1500 और 1000 रुपये हो गया। फिर आहरण पर ब्याज, देखिए वेतन का हो गया, इस कमीशन का भी हो गया। वर्ष में हानि का भाग 3000, 2000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है लाभ हानि खाता से करके 3000, 2000। अब आहरण कर दिया है तो वर्ष में आहरण पर ब्याज खाता 90 और 60 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आहरण पर ब्याज खाता से 90 और 60 रुपया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग लगाएंगे। तो इधर का योग लगाए, इधर का योग लगाए तो हमारा हो गया 6450, इसका हो गया y का 3650। अब 6450 इधर का, और इधर का देखो इधर कितना हो रहा है, तो इधर कम हो रहा है, इधर 3000 और एक 4590, 4590, जबकि इधर का 6450। ठीक है, तो यहाँ पे 6450 में 4590 को माइनस कर देंगे तो जो आया वो 1860 रुपये आया। ठीक उसी प्रकार दूसरा 3650 में भी हम इधर का जोड़ लिए तो 2 1 3060 रुपये हो रहा है मात्रा। तो 3650 में इसको माइनस कर देंगे इधर का योग को, तो हमारा आ गया 590 रुपये। ठीक है, एक बार अच्छे से मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से बनेगा। और उसके बाद जो अंतर की राशि है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, शेष ले जाएगा करके लिख दिया 1860 और 590 रुपया। और इसी को हमने आगे जनवरी 2011 में शेष ले जाया गया 1860 और 590, इसको आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये साझेदारों का चालू खाता। अब हम चलते हैं साझेदारों के, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये साझेदारों का चालू खाता हो गया। अब हम चलेंगे साझेदारों के परिवर्तनशील। परिवर्तनशील के लिए बोला है कि नहीं, ये तो स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पे हो गया। और 12 का अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, पूंजी परिवर्तनशील हो उस स्थिति में। तो पूंजी परिवर्तनशील हो तो उस स्थिति में आपको बनाना है इसको। ठीक है, आप इसको बना के बताइएगा मेरे को क्या करना है। हमने उदाहरण के प्रश्न से बताया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको बनाना है। इसमें क्या करना है, परिवर्तनशील पूंजी में तो हमको यहाँ पर जो दो है, शेष लाया गया और बैंक, ये दोनों को तो लिखना है। उसके बाद इनको भी लिखना है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, सबको एक साथ लिख देना है। मतलब इन दोनों के साथ साथ यहाँ पे सब आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद योग लगाएंगे। योग लगाएंगे तो 90,000 इधर का और इधर का 6450, 90 से 96,450 रुपये योग हो जाएगा। 96,450 में आपका इन तीनों को आपको घटाना है। कितना को, 4,590 रुपये, 4,590 को घटाइएगा तो जो आ जाएगा उसको यहाँ पर शेष ले जाएगा करके लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है, ये 60,000 है, मतलब इन दोनों को लिखना है और इधर का भी लिखना है, इसका राशि को यहाँ पे योग लगा देना है। ठीक है, तो 60 और 3 63,650 हो जाएगा। 63,650 में इधर का 1,000 और 60 और इधर 3,060 रुपये को माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 60,590 आएगा। तो इन दोनों को आप अच्छे से बनाइए, ये बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो हमने स्थिर पद्धति के आधार पर बना दिया, इसी को तो सेम उतारना है उसमें। अगर उदाहरण को आप समझ गए होंगे तो सेम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप बनाइए अच्छे से। उदाहरण क्रमांक जो हमने 9 देखा वही चीज़ यहाँ पे उदाहरण, ये जो क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 12 में देखने को मिल रहा है। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए।
कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं उन तक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।